नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड के मामले में अदालत की तरफ से किसी भी पल फैसला आने वाला है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का किंगपिन करार दिया। आज 10 दिन की रिमांड की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किसी भी पल फैसला आने वाला है। इससे पहले गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच के सामने भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से ही आज अपनी याचिका वापस ले ली गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए 9 समन भेजे जाने के बाद हुई है। इन तमाम समन को केजरीवाल ने गैर कानूनी करार देते हुए टाल दिया था। एक तरफ बीजेपी है, लगातार केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो ईडी की गिरफ्तारी वाली इस टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव में 1 महीने से भी जब कम का वक्त बाकी है, ऐसे में ये कदम विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। तो आखिर किसके आरोप में कितना दम, देखते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले वार पलटवार। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे मिलने ही नहीं देंगे। ये मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़े। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। होली का उत्साह दिल्ली का बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी। कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत है। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। मैंने कई बार बताया था, लेकिन उन्होंने शराब की नीति तय किया। नई शराब की नीति, और उस नीति में ज़्यादा पैसा मिलेगा ये सोचकर वो नीति बनाई है। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का, अन्ना हजारे के आंदोलन का चेहरा आज केजरीवाल तार तार कर दिया है। इन्होंने जनता का केवल विश्वास, जनता के साथ जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर इस देश में एक आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आए हैं और सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब और दिल्ली में उनका भारतीय जनता पार्टी को है। ये डर है केजरीवाल का। कट्टर बेईमान, शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। तो देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट पर हमारी नजर लगी हुई है, जहां किसी भी पल अरविंद केजरीवाल की जो 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है उस पर फैसला आना है।
इस बीच खास मेहमानों का पैनल जो आज हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए, बीजेपी के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जसमीन शाह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जसमीन का रुख करेंगे और उन्हीं से समझते हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जिस गिरफ्तारी को सियासी वार बताया जा रहा था, ईडी ने कोर्ट के सामने जो बातें कही हैं उसमें तो किंगपिन केजरीवाल, मतलब ईडी तो भ्रष्टाचार पर वार इसको बता रही है। जसमीन। रुमाना जी, अगर भाजपा के प्रवक्ता जैसे अगर ईडी केवल बयानबाजी से ये सिद्ध करना चाहती है कि इसमें घोटाला हुआ है तो अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि ईडी का काम भाषण देना नहीं है। आज किसी को किंगपिन बता दिया, कल किसी को किंगपिन बना दिया, ये इनका काम नहीं है। इनका काम है जांच करे और सबूतों के आधार पर ये प्रूव करे कि अगर दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है तो उसका पैसा कहां गया। पिछले 2 साल से ये एक फर्जी मुकदमा बना दिया गया है रोमाना जी, जिसमें 500 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा विटनेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन पैसों की कितनी रिकवरी हुई है? 1 चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है। फिर भी आम आदमी पार्टी के जो 4 शीर्ष नेता हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों को इन्होंने जेल में डाल दिया है। ट्रायल तो अब तक शुरू भी नहीं हुई है, तो इसके पीछे का मकसद मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं। लेकिन एक घटना जरूर घटी है इस बीच रोमाना जी, एक मनी ट्रेल जो साफ मिली है और वो इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिली है कि एक कंपनी जिसका नाम औरोबिंदो फार्मा है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उनके डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट किया गया था ईडी ने। इस शराब घोटाले की रेड हुई थी नवंबर 2022 में, और नवंबर 2022 से 23 के बीच में इसी कंपनी ने 35 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भाजपा को दिए। ये इलेक्शन कमीशन के डेटा में है। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि जो औरोबिंदो फार्मा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है और उसका पैसा आप खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ले रहे हो, तो यह दिखाता है कि भाजपा का मकसद क्या है। जो कंपनियों पे रेड पड़ी उससे आपने वसूली करी, बाकी लोगों पे जिनको आपने अरेस्ट किया उनको आपने धमका के डरा के अप्रूवर कर दिया। वही लोग हैं जिन्होंने पहले कुछ और स्टेटमेंट दिया, आप उनको अरेस्ट करते हो, बेल का विरोध करते हैं, तो फिर वो अपना स्टेटमेंट बदल के कहते हैं हाँ अभी याद आया कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं मिला था। तो ये सरेआम मजाक बना दिया है इन्होंने, जनतंत्र का, लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है। एकमात्र इनका जो मेरे ख्याल से अब साफ दिख रहा है जो चेहरा है इनका, कि इनको अपोजिशन और विपक्ष को खत्म करना है। ये लड़ाई केवल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया गया है, कल को सारे विपक्षी नेताओं को ये लोग ऐसे ही बंद करना चाहते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी आइए। मोदी सरकार के सियासी विरोधियों के खात्मे के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई उसके कंधे का इस्तेमाल कर रही है क्या सर? देखिए, आम आदमी पार्टी जो तथाकथित नई राजनीति का मुद्दा बनाकर आई थी, ये आवाज इको हो रही, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी मैं ठीक करवा दूं। मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति का एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर आई है। भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी यह आवश्यक नहीं समझा कि वो पद को छोड़ दें, वो सत्ता से जुड़े रहे। ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि ये वो पार्टी है जिसका केवल 10 साल पहले स्टैंड ये था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच भी बाद में होनी चाहिए। वो आज कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट होने पर, जेल में जाने पर भी कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। ये है तो स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार। अब दूसरी बात कह रहा हूं, ये तो टेक्निकल पॉइंट है, कोर्ट ने इस विषय के ऊपर निर्णय लिया। और दूसरा मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहता हूं जो पूरे जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे उनको समझ में आ सकता है। यह देश का इकलौता एक ऐसा मामला है जिसमें दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति बनाई और जैसे ही जांच शुरू हुई वो शराब नीति विड्रॉ कर ली। अब विड्रॉ कर ली तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं, और अगर सही थी तो विड्रॉ क्यों की? यह अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली सरकार को समझ में आ गया कि उसने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ किया था और जांच होने के साथ ही वह और ज्यादा आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आपने विड्रॉ क्यों किया? बहुत सी सरकारों पे जांचें हुई, पर यह नहीं हुआ किसी ने कि जैसे ही जांच शुरू हुई वो निर्णय पलट दिया हो। अब पलटने के बाद भी अगर आप साथ में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब इतना तो बहुत साफ दिखता है। और वो कहां से ईमेल गए थे, फिर जो संशोधन हुए वो ईमेल के द्वारा वापस आए, वो सब तो अलग विषय है, वो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। मगर ये तो एक सीधे राजनीतिक और नैतिक विषय है कि आप अपनी पॉलिसी पलटने के बाद भी खड़े हुए हैं और आरोप निराधार लगा रहे हैं। और दूसरा मेरा कहना है,
अब कम से कम क्या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि 10 साल पहले जो वो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो गलत था, वो बचकाना था या वो शरारतपूर्ण था? एक बिंदु और कह दूं, आज आपने एक और बात देखी, जो आम आदमी की प्रवक्ता महोदया ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कम से कम 1 दर्जन बार केजरीवाल जी की सिक्योरिटी की बात की। ये तो वही पार्टी है ना जिसने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अलग छोड़िए, 2013 में हलफनामे भर के दिए थे विधायकों को हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी आवश्यक है, मैं सिक्योरिटी गलत नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी आवश्यक है। और पुनः मैं पूछता हूं, तो अब आज आप बताइए, जो आप हलफनामे भरवा रहे थे तो आप बचकानी हरकत कर रहे थे, आप नासमझ थे, या तो पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट है, नासमझ तो नहीं हो सकते, या जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब दोनों बातों पे स्पष्ट कर दीजिए, आरोप लगते इस्तीफा देना और सिक्योरिटी न लेना, यही 2 बातें आज आपने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज की है। आपका दोहरा चरित्र उजागर हो गया। मैं जवाब दे रही हूं, आपकी राजनीति का यू टर्न, जसमीन शाह, इस पर जवाब दे दीजिए। और यू टर्न उस शराब नीति को लेकर भी, जिस पर जैसे ही 22 जुलाई 2022 की तारीख थी शायद, जब CBI इंक्वायरी बैठती है तो फिर 30 या 31 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार उस नई शराब नीति को वापस ले लेती है। 2 सवाल हैं यहां पर, दोनों का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल रोमाना जी, करंट अभी जो मोदी सरकार का एक पूरा तंत्र है, एजेंसी का मायाजाल है, इनका तो यही मकसद है कि विपक्ष के ऊपर आप कीचड़ उछालो, उनके ऊपर केस डालो, ED CBI को छोड़ो, तो फिर उसके बाद या तो सरकार गिर जाएगी या तो ये लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अगर आज कोई विपक्षी नेता जिसके ऊपर ED और CBI पीछे पड़ती है और अगर वो अपनी जगह पे डटे रहता है तो मान जाओ ये वो सबसे ईमानदार नेता है, जिसको जो सच के साथ खड़ा है। उसे पता है कि आप जितना भी उसे प्रताड़ित कर लो, जितना भी जेल डाल दो, जब ट्रायल शुरू होगा, जब केस पूरा मामला सुनेगा और जब इस पे जजमेंट आएगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए आज गर्व की बात है कि ना अरविंद केजरीवाल टूटे हैं, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह। मैं कह दूं, लेकिन इन सबको ऑफर है 1 साल 2 साल से मिल रही कि देखो शराब घोटाले का केस हमने डाल दिया है, जैसे शिवसेना टूट गई थी, जैसे NCP टूट गई थी, जैसे कई और राजनीतिक पार्टियां टूट गई थी, आप लोग भी आ जाओ, ये सारे केस रफा दफा हो जाएंगे। और ऐसे कई केसेस हैं, आप देख लीजिए, अशोक चौहान है, अभी रिसेंटली नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा, इन सारों के ऊपर इन्होंने ED CBI छोड़ दी थी। क्या हुआ? इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, अब सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि नहीं आपने पॉलिसी क्यों वापस ली। अच्छा, पॉलिसी वापस नहीं ले ली इसलिए क्या आपने ये तय कर दिया कि ये सारा मुकदमा में अब हम गुनहगार हैं और आपने घोषित कर दिया? पॉलिसी इसलिए वापस ली और ये सारी चीजें सार्वजनिक ऑलरेडी है रोमाना जी, कि जब से ये CBI और ED ने केस डाला है, वो भी यहाँ के LG ने डाला है, तब से दिल्ली के अफसरों ने पुरानी पॉलिसी को लागू करना बंद कर दिया। दिल्ली में एक पूरी तरह से ड्राई स्टेट बन गया था और काफी स्पूरियस लिकर आने लगा था यूपी और हरियाणा से, और इसीलिए जो पॉलिसी LG ने फिर दोबारा बनाई उसको हमने लागू किया। पुरानी पॉलिसी को हमने कहा कि आप जितनी जांच करनी है करा लीजिए, हमें ऐसे कोई छुपाना नहीं है। ठीक है। सच आज ये है, और जो सुधांशु जी कहने से बच रहे हैं कि 2 साल एक केस है देश भर में कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि 2 साल तक आपने 500 रेड करी, एक चवन्नी तक क्यों नहीं मिली आपको? ये बताइए देश की जनता को कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो इतने रुपए कहां गए? और दूसरा, ये 35 करोड़ जो औरोबिंदो फार्मा ने, नहीं मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं, 35 करोड़ आपने औरोबिंदो फार्मा से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, और वो भी तब लिए जब ED ने रेड डाली शराब घोटाले के तहत। उसका हिसाब किताब बताइए कि आपने क्या सेटिंग करके औरोबिंदो फार्मा के मालिक से इतने पैसे लिए और फिर उसको आपने अप्रूवर बना लिया, उसको बेल पे छोड़ दिया। तो ये साफ दिखाता है कि आप कैसे ये पूरे केस को खड़ा कर रहे हैं, लोगों को दबाव डालकर, वसूली डालकर, उनको धमका के कोई भी स्टेटमेंट बना देते हैं। अरे मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से मिला था 1 साल पहले, मुझे याद नहीं था लेकिन अब मुझे सडनली याद आ गया। इन चीजों के भी जवाब दीजिए। ठीक है, दोनों सवाल जो आप यहां पर खड़े कर रहे हैं, दोनों के जवाब दूंगी मैं। सुधांशु जी, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आलोक भाई भी मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। ये आप सुन रहे थे आलोक जी, अभी जसमीन जी ने एक बात कही, वो कह रहे हैं कि साहब इनकी आदत है विपक्ष पर कीचड़ उछालो, लेकिन ये शराब नीति में घोटाला, इसको लेकर तो कांग्रेस भी जब तक गठबंधन आप लोगों का नहीं हुआ था तो बहुत मुखर थी। मतलब मुझे अजय माकन जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद आ रही हैं जिसमें वो बताते थे किस तरीके से इस नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाला किया है। आप लोग भी क्या आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछाल रहे थे आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी 2014 से, 2014 भी छोड़िए, 2012 के बाद से ही
ये कहीं ना कहीं आरोप लगाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था और हमें आरोप लगाकर उसमें केजरीवाल जी भी शामिल थे और बीजेपी तो मुखर थी ही। हमें सत्ता से सत्ता बेदखल कर दिया गया। 2014 से लेकर अभी तक कितने केसेस हुए हैं जिनके अंदर ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कि एक भी व्यक्ति कोई कन्विक्ट कर दिया गया हो। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी हेलो। तो मेरा ये कहना है हमने भी आरोप लगाए, केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए, मोदी जी ने भी आरोप लगाए। मोदी जी आज सत्ता में हैं, ठीक है, हमने भी कहा, लेकिन अगर केजरीवाल जी दोषी हैं तो एलजी कैसे बच जाएंगे? अगर केजरीवाल जी की नीतियों का संज्ञान एलजी ने लिया, अप्रूवल तो एलजी ने ही दिया होगा। अगर नीति गलत थी तो एलजी इस केस में कहीं पर भी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ठीक है। कॉरपोरेशन ने हजारों दुकानों के लाइसेंस दे दिए। क्या कॉरपोरेशन में नवाज शरीफ बैठे थे? क्या बीजेपी बैठी थी? क्या कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन से जो परमिशंस ली गई उसमें बीजेपी नहीं थी? क्या कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन को भी पार्टी बनाया गया? मेरा कहना है कि बीजेपी इस समय जो कर रही है इलेक्शन से जस्ट पहले, और मेरी पार्टी का भी मानना है, चाहे वो हमारे अकाउंट फ्रीज करने का मामला हो और तमाम चीज़ें हों, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने का पहला कारण है जी कि चंदा दो और धंधा लो जरा सा की जो नीति आप अपनाई अपनी बात पूरी कर थी। लीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, अदालत से आ रही है। केजरीवाल की रिमांड को लेकर इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला नहीं सुनाया गया है। सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसले का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल की रिमांड को लेकर फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा है। अभी अदालत की तरफ से फैसला नहीं सुनाया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से अपडेट लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है, केजरीवाल की रिमांड को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड केजरीवाल की मांगी गई थी और केजरीवाल के वकीलों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया था। कई सवाल ईडी पर ही खड़े कर दिए गए थे, जल्दबाजी को लेकर ईडी को घेरा गया था। और वो बात जो अभी अभी यहाँ चर्चा में जसमीन शाह की तरफ से भी रखी जा रही थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कि साहब कुछ एविडेंस, कुछ रिकवरी तो दिखाए ना, सिर्फ बयानों पर ही पूरा का पूरा मामला कैसे खड़ा किया जा सकता है? तो इस तरीके की दलीलें तमाम अदालत के सामने रखी गई हैं। फिलहाल आज केजरीवाल की रिमांड को लेकर फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब ये फैसला कब आएगा, इसको लेकर क्या है अपडेट, जानने के लिए सीधे अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कब आएगा फैसला? फिलहाल अभी जो है कोई वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन जैसी जानकारी है कि अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन रोमाना ये बताना जरूरी है कि करीबन 3 घंटे तक बहस चली है और 3 घंटे की बहस के बाद में अमूमन माना यह जाता है कि अदालत कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो है वक्त जरूर लेती है, क्योंकि 3 घंटे तक जो बहस हुई है, जब आदेश दिया जाएगा तो उसमें जो वो पूरे चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जो मेंशन की जाएंगी, यानी कि वो लिखवाई जाती हैं कि किस वकील ने क्या बातें कही हैं। और फिर अदालत का जो भी निष्कर्ष होता है, अगर रिमांड पे भेजा जाता है तो कितने दिन की रिमांड दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। और वो इस वजह से महत्वपूर्ण होता है कि बाई चांस अगर जो कोई भी आरोपी जिसको रिमांड पे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, दोनों में से कोई पक्ष उसको अगर ऊपरी अदालत में चैलेंज करता है तो वो आदेश की प्रति जो है काफी महत्वपूर्ण होती है। और इसी वजह से 3 घंटे की बहस के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि करीबन 1 घंटा कम से कम और लगेगा आदेश सामने आने में। जी, क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद है, कोर्ट रूम में ही मौजूद है। हालांकि जो है इस दौरान अभी वो लगातार अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण वो ये है कि करीबन 3 घंटे तक जब तक सुनवाई चली है, अरविंद केजरीवाल वहां कोर्ट रूम में मौजूद रहे। उन्होंने पूरी जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की वो सुनी है। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के अदालत तय क्या करती है। क्या उनको रिमांड पे भेजा जाता है, यानी कि जो ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है, ईडी की रिमांड पे भेजा जाता है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उसका विरोध किया है, अदालत उसको मानती है। तो अब से करीबन उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे में मुमकिन है कि ये आदेश सामने आए। हालांकि अदालत की तरफ से कोई वक्त नहीं दिया गया है। तो 1 से 1.5 घंटे तक जब तक ये फैसला नहीं आएगा, अरविंद केजरीवाल के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उनको रखेगी, सब वहीं मौजूद रहेंगे दोनों पक्ष।
अंकित गुप्ता जी बिल्कुल, अमूमन जो है होता यही है कि जब तक अदालत का आदेश नहीं आता है तब तक जो है वो यहाँ पर ही ईडी को रखा, ईडी उनको वहीं पर रखेगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि क्या वो ईडी की कस्टडी में भेजा जाएंगे या फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी वजह से जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक ये अदालत की तरफ से साफ नहीं कर दिया जाता कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है या फिर जांच एजेंसी की कस्टडी में, तब तक वो कोर्ट रूम में ही, कोर्ट परिसर में ही रहेंगे। ये मुमकिन है कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर ईडी की तरफ से ये लगता है कि कोर्ट रूम की बजाय उनको जो है बाहर किसी दूसरे रूम में रखना है तो उनको वहां रखा जरूर जा सकता है, लेकिन वो रहेंगे कोर्ट परिसर में ही, क्योंकि कोर्ट के आदेश का किया जाएगा इंतजार। जी तो मतलब 1 से 1.5 घंटा और लगेगा फिलहाल फैसला आने में, और जब तक ये फैसला नहीं आता है आज, तब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की टीम के साथ जो उनको लेकर पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट, वो वहीं अदालत के परिसर में ही ठहरेंगे। और जाहिर सी बात है जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे वकील, वो सब भी वहीं अदालत में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो सभी जो वकील यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो अरविंद केजरीवाल के मामले में अपनी दलीलें रखने के बाद में वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जो बाकी जो वकील हैं वो अभी भी जो यहीं पर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल उनसे जो एक तरीके से सलाह मशवरा भी करते हुए नजर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो लगातार यही बता रहे थे कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है, उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। लेकिन ईडी की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि एक ऐसा मामला है जहां पर एक घोटाला हुआ है, और यहां पर ईडी की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि 338 करोड़ का फिगर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका खारिज की थी, जिस फिगर का जिक्र किया था, आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करते हुए उस फिगर का भी जिक्र किया है। और वो फिगर आया कैसे रोमाना, वो समझना महत्वपूर्ण है। एक तरफ 100 करोड़ रुपए की घूस की बात कही गई है और दूसरी तरफ 238 करोड़ रुपए जिस तरीके से इन कंपनीज को, शराब कंपनीज को ये ठेका दिया गया और उन्होंने जो मुनाफा कमाया है वो, और इस हिसाब से ये जो पूरा घोटाला बताया जा रहा है ईडी की तरफ से 338 करोड़ का बताया जा रहा है। और उस आधार पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में किंग पिन है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी वो ड्राफ्ट की और बाकायदा मनीष सिसोदिया से कहा कि हमको इसको लागू करना है। और इस सबके बीच में और इसी सब के आधार पर ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में किंगपिन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका रही वो किंगपिन के तौर पर रही है इस शराब नीति घोटाले के मामले में। अंकित गुप्ता नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही फैसला आएगा फौरन आपका रुख करेंगे। फिलहाल 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा अभी फैसला आने में। हम एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक शर्मा के पास आपको लेकर चलेंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की कार्रवाई रही है इस मैटर में भी, वो भी अपने तमाम सवालों के घेरे में है। किस तरह से घेरे में है? 2.5 साल हो गया, 2 मंत्री, 1 सांसद जेल में है। क्या 2.5 साल में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती थी? क्या 2.5 साल में इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आएगा, इंडिया अलायंस बनेगा, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में आएगी, फिर उनको अरेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आएंगे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा ऐसा करेंगे? हम तो बार बार पूछ रहे हैं, जिस ईडी का स्वयं का डायरेक्टर जो है, सुप्रीम कोर्ट कहते हो वो असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर अपनी पोस्ट पर 5-5 साल तक बैठा रहा, उस ईडी जिसके अधिकारी 15-15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो चक्की पीसिंग वाले आज मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने कहा 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती है। 2014 के बाद एक भी एफआईआर बताइए। रमाना जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और हमारे साथी सुधांशु जी, दोनों से पूछ रहा हूँ, 2014 के बाद एक भी एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी व्यक्ति करप्शन में कन्विक्ट हो गया हो कि भाई इसके ऊपर ये 10 दिन की सजा हमने सुना दी। तो ये जो सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं सुधांशु जी, इसको लेकर ये क्यों ना पूछा जाए कि ईडी और अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र मोदी सरकार के सियासी औजार, अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फैसला सुरक्षित अदालत ने रखा है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी लग सकता है और इसे त्रासदी कहा जाएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ परचम बुलंद करके जिसने राजनीति में अपनी जड़ें जमाई, आज उसी राजनीतिक दल के न सिर्फ मुखिया बल्कि पार्टी के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की हैसियत वाले सभी नेता इस वक्त सलाखों के पीछे में हैं। और सबसे ज्यादा संकट आम आदमी पार्टी के लिए इस वजह से क्योंकि संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं के मामले में ईडी ने जो रिमांड मांगी है 10 दिन की, उस पर
करीब 1 से 1.5 घंटे में अदालत अपना रुख साफ करेगी। अदालत के फैसले का हम सबको इंतजार है और यहां पर इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर हमने इस चर्चा को रोका था, सुधांशु जी के पास लेकर चलेंगे। सर, सवाल आपके लिए था, क्योंकि यहां पर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनके निशाने पर आपकी पार्टी है, बीजेपी है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ 2 सवाल जो जस्मीन ने पूछे थे, मुझे लगता है अगर आप उनका जवाब देंगे तो काफी हद तक सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। एक तो ये कि 2 साल के करीब हो गया है, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं, ये कैसा केस है सर जो खिंचता ही जा रहा है? और ये टाइमिंग जो अब एन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा सवाल जो वो पूछ रहे हैं वो औरबिंदो फार्मा वाले जो रेड्डी साहब हैं, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर ये जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी सार्वजनिक हुई है, पता चलता है उन्होंने तो 30 करोड़ से ज्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर बीजेपी को दिया और बाद में फिर उनकी बेल हो जाती है उस मामले में। कोई लिंक है क्या सुधांशु जी? वैसे तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब जैस्मीन शाह जी ने नहीं दिया, परंतु मैं फिर भी उसके बावजूद उनके सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, अभी क्या दिखाया जा रहा है कि अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा है। टाइमिंग का विषय कहां से है? 9 सम्मन दिए गए थे। अगर पहले ही सम्मन पे आ जाते तब तो इलेक्शन बहुत दूर था। और फिर हमने गिरफ्तार किया है क्या? बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया है। और ईडी ने गिरफ्तार किया है क्या? कोर्ट में ये गए, ईडी नहीं गई थी पहले ये गए कोर्ट में और कोर्ट ने आपका बेल प्ली रिजेक्ट कर दिया। यानी उसने यह बात मान लिया कि आपने जो सबूत रखे थे वो तथ्यात्मक नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने परमिशन दी कि आपके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब साहब इनको समस्या नजर आ रही है। क्यों भाई? चंडीगढ़ में अगर कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा तो लोकतंत्र की जीत है, और यहां निर्णय प्रतिकूल आ जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। गजब राहुल गांधी जी भी बोलते हैं, उनकी सदस्यता अगर कोर्ट बहाल कर देगा तो लोकतंत्र की जीत है, उनके खिलाफ निर्णय आ जाएगा तो लोकतंत्र मर गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बातों बातों मुझे याद आ गया, जैस्मीन शाह जी, आपकी तो पार्टी ने कहा था ना कि आप पिलने वाले हर चंदा को दिखाएंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर लागू किया करेंगे। शुरू में कुछ दिन दिखाया भी था, फिर कुछ ऐसी कंपनियां आई थी जो एक ही रात में बनी थी और अगले दिन वो गायब हो गई थी। यानी एक दिन के लिए क्रिएट हुई कंपनियों ने कई करोड़ों रुपए आपकी पार्टी को दे दिए थे, उसके बाद से गायब हो गया। वो पर डे दिखाने वाला कि जो हमारे ऊपर दिखाया जाएगा, वो गायब ही हो गया था आपका। फिर ये भी याद आया, शराब घोटाले पे आप बात कहते हैं, अभी आपके मुंह से क्या बात निकली? वो ड्राई स्टेट हो रहा था दिल्ली, इसलिए आपने उसको विड्रॉ कर लिया। यानी दिल्ली को खुश नहीं तर रखना था। फिर मुझे याद आया, आपकी पार्टी ने तो अपने लिखित घोषणा पत्र में कहा था ना कि दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस इलाके की रहने वाली 80% महिलाओं की सहमति ले ली जाएगी। कितनी जगहों की सहमति ली थी? इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी अदालत के निर्णय के आधार के ऊपर वह गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि अदालत में उनकी बेल याचिका खारिज हो गई। और अभी भी जो बताया जा रहा है टीवी पे कि अदालत ने ही इनका वो सुरक्षित रखा। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहता हूं, ठीक है, क्यों भाई 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, 6,000 करोड़ भाजपा के पास आए हैं। मेरी बात सुनिए ना, 2/3 इलेक्टोरल बॉन्ड कहां गए भाई? ये 2/3 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिए हैं? सवाल पूछे हैं, बड़ी गजब की बात है। हमसे तो पूछ रहे हैं कि फला कंपनी ने लिया। अरे 2 साफ सवाल पूछे, उसका जवाब देने का अरे जनाब आपसे कह रहे थे, दुबा कर मत भागिए। अरे भैया साफ जवाब दिया। अरे भैया आप अपने टर्न पर, अरे 2 सवाल, अरे मान्यवर तमीज से बात करिए, दुम की बात मत करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप दोनों अपनी बात रखेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई। जस्मीन, आपने आराम से अपनी बात रखी, आपको बीच में उन्होंने नहीं। दर्शक मुझे पता है, सवाल रखे ना उन्होंने, अब वो जवाब दे रहे हैं। आगे आपने जवाब नहीं दिया कि बाद में दोबारा आपके पास आ जाऊंगी जस्मीन। ठीक है, और आपकी बात पूरी हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। जनाब क्या बताएंगे? आप तो वो थे। हाँ नहीं, मैं एक पूरी बात कहता हूं। इन्होंने जो कहा तो मैं बता देता हूं, भागता कौन है? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी कहां गई? मैं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। और सुनिए, बच्चों कसम खाता हूं, कांग्रेस समर्थन नहीं लूंगा। बक्सावर सबूत है, ठीक है, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। बक्सा गायब हो गया जनाब। और आपको तो अन्ना ने बोल दिया। अब इसके बाद तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं होना चाहिए, जिनके दम पे आप आंदोलन में आए थे सत्ता में। ठीक है, अन्ना हजारे का तो बयान हमने भी दिखाया आज। वो कह रहे थे कि वो दुखी हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरीके से बाकायदा 2 बार चिट्ठी लिखकर इस शराब नीति का विरोध भी उन्होंने जताया था। खैर, मैं रुक करूंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं। उमेश सहगल साहब हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के रहे हैं। उमेश सहगल साहब, हम सब पहचानते हैं उनको। सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। आपको खासतौर पर इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, भले ही सलाखों के पीछे
प्रेशर है वहां से सरकार चलाएंगे। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक तौर पर ये मुमकिन है? उमेश सहगल जी, आपका टेक। देखिए, संवैधानिक तौर पर है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई संविधान में चीज़ नहीं लिखी होती कि चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाए तो वो काम कर सकता है कि नहीं। बट प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। प्रैक्टिकली इसलिए इम्पॉसिबल है कि अगर आपके चीफ मिनिस्टर जेल में हैं तो उनके ऊपर जेल मैनुअल लागू होती है। ठीक है। जेल मैनुअल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने सेल में रहेंगे, सेल से 2 घंटे बाहर निकलेंगे, 4 घंटे, जो भी प्रोविजंस हैं सबके बराबर हैं। चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है वहाँ कि आप चीफ मिनिस्टर फंक्शन कर रहे हैं तो आपको अलग कैबिन दी जाएगी या अलग आपको टेलीफोन भी दी जाएगी और आपको मोबाइल भी दिए जाएंगे, स्टेनो भी दिया जाएगा, टाइपिस्ट भी दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोविज़न जेल मैनुअल में मैंने तो देखा नहीं है। काफ़ी साल मैंने भी जेल मैनुअल से डील किया, तो ऐसा प्रोविज़न ज़रूर कोर्ट से ऑर्डर हो सकता है कि आप कुछ करिए, बट कोर्ट भी बियॉन्ड प्योर प्रोविजन नहीं जाएगी। कोर्ट ने अभी तक ये अलाउ किया कि ठीक है, घर से खाना मंगवा लीजिए, घर से कपड़े मंगवा लीजिए, डॉक्टर से एग्जामिन करा लीजिए, ये सब आपने जो रोशनी डाली है इस पूरे मामले पर, 1 मिनट सर समय क्योंकि हमारे पास कम है इस शो के लिए। जस्मीन का मैं जल्दी से रुक करूंगी। जस्मीन, देखिए जैसा कि उमेश जी बता रहे थे कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, और ऐसे में अगर आज जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में अगर नहीं आता है और जाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को रिमांड में सलाखों के पीछे, तो फिर आप लोग तो वैसे भी वो नैतिकता के पेडिस्टल पर खड़े होकर राजनीति कर रहे थे ना। आप लोग तो उन लोगों में से थे जो कहते थे बस आरोप लगे फौरन इस्तीफा दे दो। तो फिर मतलब आज फैसला अगर नहीं आएगा पक्ष में, इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री का। जस्मीन, रोमाना जी, नैतिकता की बात एक सभ्य समाज में होती है। उस समाज जिसमें तानाशाही हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल करके अपने आप को पाक घोषणा करने वाली बात हो रही है, तो उस चीज में मेरे ख्याल से ये सारी चीजें नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता द्वारा चुने हुए बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। जब तक कन्विक्शन नहीं मिलता, उनका हक है कि वो अपना सर समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब ये समझ जाइए आप कि राजनीति के हम्माम में यहाँ पर हर दल एक जैसी स्थिति में है। नैतिकता को किनारे रख दीजिए और हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत की सियासत के हिसाब से ही फैसले यहाँ लेता हुआ नजर आ रहा है।